बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 21 विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं शॉर्ट एंड न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। Dear students, here we have a short response question, and question number 1 is: imagine you are explaining the difference between a nucleon and nuclide to a younger sibling. How would you describe each term in a way that could understand? यानी आप अपने भाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियन एंड न्यूक्लाइड, तो किस तरह उसको समझाएंगे कि न्यूक्लियन हम किसे कह रहे हैं और न्यूक्लाइड किसे कह रहे हैं। तो इसके लिए न्यूक्लियन बेसिकली न्यूक्लियस के जो फर्दर आप कह सकते हैं एलिमेंट हैं उसको हम न्यूक्लियन कह रहे हैं। यानी न्यूक्लियस किस से मिलकर बना है? प्रोटॉन से। तो इस इंडिविजुअल प्रोटॉन को आप न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। यानी न्यूक्लियन की जो टर्म है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बोली जाती है। यानी प्रोटॉन्स को आप न्यूक्लियन कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी आप न्यूक्लियन कह सकते हैं। लेकिन न्यूक्लाइड जो है ये कंप्लीट टाइप ऑफ एटम है। यानी आप इस एटम को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो इसके न्यूक्लाइड से डिस्क्राइब करेंगे। यानी न्यूक्लाइड के अंदर उसका प्रोटॉन नंबर आ जाता है, न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। तो इसका प्रोटॉन नंबर कितना है, न्यूट्रॉन नंबर कितना है, वो न्यूक्लाइड होगा। लेकिन न्यूक्लियन हम किसे कहेंगे? पर्टिकुलरली प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को कहेंगे। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियन इज वन पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एक पार्टिकल्स है, इट कुड बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी या तो ये प्रोटॉन हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है, या फिर इन दोनों के लिए हम सम टाइम जो है वो टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियन। कि न्यूक्लियन हमारा रेफर होता है कि प्रोटॉन्स के लिए या फिर न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लाइड इज द कंप्लीट टाइप ऑफ एटम। पूरा एटम को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? न्यूक्लाइड, बाय इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 हैज 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन आर द बिल्डिंग ब्लॉक, न्यूक्लाइड इज द होल न्यूक्लियस। पूरे न्यूक्लियस के लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लाइड यूज कर रहे हैं। और इस न्यूक्लियस का एक अगर हम एलिमेंट की बात करें तो फिर हम यूज करेंगे न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन इज अ पार्ट और न्यूक्लाइड इज द टाइप ऑफ एटम। यानी एटम की एक टाइप है जो दूसरे से उसको डिस्टिंग्विश करती है। Next we have question number 2, which is: think about the everyday materials we encounter. How does the presence or absence of radioactivity fundamentally change the properties of a material? यानी आप किस तरह से पता लगाते हैं कि प्रेजेंस या फिर एब्सेंस का रेडियोएक्टिविटी के ये जो मटेरियल है वो रेडियोएक्टिव है या नहीं है, या फिर वो रेडियोएक्टिविटी किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। तो देखें कि जो नॉन रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं ये स्टेबल और सेफ होते हैं। डेली लाइफ में जो हमारी चीज़ों से जिनके साथ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, वो सारी की सारी नॉन रेडियोएक्टिव्स होती हैं और वो स्टेबल भी होती हैं और वो सेफ भी होती हैं। और वो क्या करती हैं? दे डू नॉट इमिट हार्मफुल रेज। वो हार्मफुल रेज को इमिट नहीं करती। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपनी मर्जी से डिके करते रहते हैं। They emit radiation alpha, beta and gamma which change the element, जो कि एलिमेंट को चेंज कर देती हैं। ये रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की बात की जा रही है कि वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो वो डेंजरस हो सकता है। दस रेडियोएक्टिविटी फंडामेंटली चेंज मटेरियल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये क्या करती है? मटेरियल की सेफ्टी या फिर स्टेबिलिटी जो है उसको चेंज कर देती है। इसी के साथ रेडियोएक्टिविटी चेंज द मटेरियल एट एटॉमिक लेवल। यानी ये एटॉमिक लेवल के ऊपर, ये जो दूसरा इसका पार्ट है ना, इसका बेसिकली इसमें एड्रेस किया जा रहा है कि रेडियोएक्टिविटी क्या करती है? मटेरियल को एटॉमिक लेवल के ऊपर चेंज करती है। हम जाहिरन देखकर पता नहीं लगा सकते कि यहाँ रेडियोएक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, वो एटॉमिक लेवल के ऊपर होगा। इफेक्टिंग बोथ इट्स कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी, जो कि उसकी कंपोजिशन या फिर उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर उसको इफेक्ट करेगी। Next we have question number 3, which is: our bodies are made up of countless atoms. Is there a perfect balance between the number of neutron and proton in every atom within our body? Explain your reasoning. यानी जो हमारी बॉडी है इसके अंदर काउंटलेस एटम है, यानी हम इन एटम्स को काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा एटम है। तो क्या कोई बैलेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के?
हमारी बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि देयर इज नो परफेक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो इन आवर बॉडी एटम्स। हमारी बॉडी के जो एटम्स हैं इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परफेक्ट रेशियो कोई नहीं है। जो लाइट एलिमेंट है हमारी बॉडी में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट हैं लाइक कैल्शियम, फेरस और आयोडीन, ये हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। यानी इनमें जो न्यूट्रॉन हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ईच एलिमेंट हैज द रेशियो दैट कीप इट्स स्टेबल। यानी हर एलिमेंट की इस तरह से रेशियो है कि वो स्टेबल ही है। सो एटम इन अवर बॉडी हैव डिफरेंट रेशियो, नॉट अ सिंगल परफेक्ट बैलेंस। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर एटम्स हैं इनमें डिफरेंट रेशियोज हैं, कोई सिंगल परफेक्ट बैलेंस नहीं है। Next, we have question number 4. Why can a beta particle travel further through air than an alpha particles even if they have the same energy level? यानी दोनों की एनर्जी लेवल सेम है तो बीटा पार्टिकल ज्यादा ट्रैवल क्यों करते हैं अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में? तो सिंपल आंसर ये है कि बीटा पार्टिकल ट्रैवल फर्दर इन द एयर बिकॉज इट इज मच लाइटर एंड स्मॉलर देन द अल्फा पार्टिकल। मेरे ख्याल में ये इनफ है कि ये अल्फा पार्टिकल से लाइटर है और छोटा है, इस वजह से ये ज्यादा ट्रैवल करता है। अल्फा पार्टिकल आर हैवी एंड हाईली चार्ज है, सो दे कोलाइड स्ट्रांगली विद द एयर। ये ज्यादा एयर मॉलिक्यूल से टकरा जाते हैं और दिस फ्रीक्वेंट कोलिजन मेक अल्फा पार्टिकल्स लूज एनर्जी क्विकली, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल ज्यादा अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। बीटा पार्टिकल विद लो मास एंड नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट लेस विद एयर और दे लूज एनर्जी स्लोली एंड कैन मूव सेवरल मीटर्स। तो ये इसका रीजन है कि बीटा पार्टिकल हैव ग्रेटर रेंज इन द एयर देन द अल्फा पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next we have question number 5. Alpha particles are known to cause more ionization in solid than beta particles. What explain this difference in their ability to interact with atom? यानी अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा आयनाइजेशन क्यों काज करते हैं सॉलिड के अंदर? तो इसका रीजन ये है कि अल्फा पार्टिकल काज मोर आयनाइजेशन बिकॉज दे आर लार्जर, हैवियर एंड हाईली चार्ज। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से ये जो है वो ज्यादा आयनाइजेशन काज करता है। लार्जर होने की वजह से ये ज्यादा कोलिजन होगी और हैवियर होने की वजह से ये जो है वो आयोनाइज करेगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट करवा लेगा और ज्यादा चार्ज होने की वजह से भी ज्यादा कोलिजन होगी। दिस स्ट्रॉन्ग चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इजीली, दे कोलाइड मोर विद द matter and lose energy quickly. Beta particle are light and small, so they cause fewer collision. Therefore, alpha particle produce much strong ionization than the beta particle. Next we have question number 6, which is radium-226 undergoes alpha decay. Explain the process of alpha decay using a balanced nuclear equation and describe the resulting daughter nuclide. अब देखें कि यहाँ हमारे पास है कि अल्फा जो डिके है इसके अंदर न्यूक्लियस इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स को, और अल्फा पार्टिकल्स क्या है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखें ये रेडियम है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है और मास नंबर 226 है। तो देखें कि जब यहाँ 2 प्रोटॉन लूज हो जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 और मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 4। तो इस वजह से ये रेडियम से रेडन जो है वो बन गया है और विच इज स्टिल रेडियो एक्टिव। तो इस तरह से साथ में हीलियम जो पार्टिकल्स हैं वो इमिट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो एटॉमिक नंबर इसको अगर आप बैलेंस करें तो 86 और 2 होता है, तो यहाँ 2 आ गया और 222 के अंदर 4 ऐड करें तो 226 हो गया, तो इस वजह से यहाँ 4 आ गया। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है 2 और मास नंबर डिक्रीज करता है 4। तो यही इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो आप लोगों ने लिखनी है। Next we have question number 7, which is why is carbon dating technique primarily limited to dating materials that were once living organism? यानी जो कार्बन डेटिंग है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही महदूद क्यों है? यानी जो हम डेट का पता लगा लेते हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेट का पता क्यों नहीं लगाते? तो इसका आंसर ये है कि कार्बन डेटिंग यूजेस द रेडिएक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो इट स्टॉप एब्जॉर्बिंग कार्बन 14, वो कार्बन 14 को मजीद एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसकी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग कार्बन 14 होते हैं वो डिके शुरू कर देते हैं। बाय मेजरिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द मटेरियल। यानी जो रिमेनिंग उसके अंदर कार्बन 14 रह जाते हैं तो इससे साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि इसकी एज कितनी थी। मटेरियल दैट वर नेवर लिविंग डू नॉट कंटेन कार्बन 14। तो ये मेन रीजन है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है
उनके अंदर कार्बन 14 नहीं होती। देयरफॉर कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रॉक, मेटल और अदर नॉन लिविंग मटेरियल्स। इट इज लिमिटेड टू द वंस लिविंग थिंग्स लाइक वुड, बोन्स एंड फॉसिल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये है कि व्हाट मेक्स कोबाल्ट 60 अ सूटेबल चॉइस इन अ रेडियोएक्टिव थेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर कंपेयर टू अदर आइसोटोप्स। यानी कोबाल्ट 60 को ही हम क्यों यूज करते हैं रेडियोएक्टिव थेरेपी में, कैंसर की ट्रीटमेंट में अदर आइसोटोप्स क्यों नहीं यूज करते? तो इसका आंसर ये है कि कोबाल्ट 60 इज सूटेबल फॉर रेडियोथेरेपी बिकॉज इट इमिट हाई एनर्जी गामा रेज। ये हाई एनर्जी गामा रेज को इमिट करता है, और ये जो गामा रेज होती हैं ये कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द बॉडी टू रीच ट्यूमर। ट्यूमर तक ये इजीली पहुंच सकती हैं, इजीली पेनिट्रेट हो सकती हैं, और इसके साथ साथ इसकी हाफ लाइफ भी जो है वो 5.27 ईयर है। सो इट रिमेन इफेक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये इसकी तीन जो है वो बातें हैं। एक आपने माइंड में रखना है कि इट हैज हाई एनर्जी गैमा रेज, दूसरा ये है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तीसरा ये है कि इसकी हाफ लाइफ 5.27 है। ये तीन मेन काजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। इट्स रेडिएशन कैन किल कैंसर सेल्स व्हाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी देखें कि ये सिर्फ कैंसर टिश्यू को ही डैमेज करेगा, जो इसके साथ हेल्दी टिश्यू हैं उनको ये जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदर आइसोटोप्स में इमिट वीकर रेडिएशन और डिके टू क्विकली, जल्दी डिके हो जाते हैं, वीकर रेडिएशन है। thus कोबाल्ट 60 इज सेफ, रिलायबल एंड इफेक्टिव फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। Next we have question number 9, which is some food is irradiated with gamma rays to kill bacteria. While gamma rays are powerful, why is there no concern about people consuming food containing the residual gamma radiation? यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरियाज को किल करने के लिए गैमा रेडिएशंस फेंकी जाती हैं। तो अब ये है कि वो फूड बाद में इंसानों ने कंज्यूम करना है उसको, तो वो जो उसके बाकियात होते हैं गैमा रेडिएशन के, तो क्या इससे कोई हेल्थ के लिए इशू हो सकता है कि नहीं? तो या फिर हेल्थ के लिए इशू क्यों नहीं होता? तो यहाँ ये है कि गामा रेज आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया इन फूड विदाउट हीटिंग इट। यानी हमने उसको हीट नहीं करना, जस्ट हमने बैक्टीरिया को किल करना है। दे पास थ्रू द फूड एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बट डू नॉट मेक द फूड इटसेल्फ रेडियोएक्टिव। वो फूड को रेडियोएक्टिव नहीं करेंगे, फूड में से पास हो जाएंगे, जस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करेंगे, वो किल कर देंगे। नो न्यू एटम्स आर क्रिएटेड इन द फूड ड्यूरिंग इरेडिएशन। यानी जब आप गैमा रेडिएशन उनके ऊपर फेंकेंगे तो इससे उसके अंदर कोई नए एटम्स नहीं बनेंगे। द फूड डज नॉट रिटेन गामा रेडिएशन, यानी फूड जो है वो गामा रेडिएशन को रिटेन नहीं रखेगा। आफ्टर द प्रोसेस पीपल कैन सेफली ईट इरेडिएटेड फूड विदाउट एनी हार्म। तो thus gamma irradiation is effective and safe for preserving food. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टैंडिंग टू क्लोज टू अ बोन फायर कैन बर्न योर स्किन। अगर आप बोन फायर के पास खड़े हैं तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। हाउ इज दिस सिमिलर टू अ पोटेंशियल डेंजर्स फॉर ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर? और ये किस तरह सिमिलर है कि अगर आप रेडिएशन के सामने खड़े हैं और एक्सपोजर रेडिएशन का एक्सपोजर आप ले रहे हैं। एक्सप्लेन द फंडामेंटल मैकेनिज्म बिहाइंड द बोथ फिनोमेना। इन दोनों फिनोमेना के बिहाइंड क्या फंडामेंटल मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें यह है कि स्टैंडिंग टू क्लोज टू अ बोन फायर बर्न द स्किन बिकॉज हीट एनर्जी डैमेज द सेल। यहाँ हीट एनर्जी होगी जो कि स्किन को डैमेज करेगी। रेडिएशन एक्सपोजर कैन आल्सो डैमेज और किल सेल्स इन द लिविंग टिश्यू। लेकिन अगर आप रेडिएशन एक्सपोजर ले रहे हैं तो इससे भी डैमेज हो सकते हैं और लिविंग सेल्स किल हो सकते हैं। बोथ इन्वॉल्व एनर्जी बीइंग ट्रांसफर टू मैटर, यानी दोनों फिनोमेना के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और काजिंग हार्म जो कि नुकसानदेह है। इन हीट इट इज अ थर्मल एनर्जी, हीट में ये थर्मल एनर्जी है और रेडिएशन में ये आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा या फिर गामा रेज हो सकती हैं। दे सेवरिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, यानी ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है और कितने ड्यूरेशन तक आप एक्सपोजर ले रहे हैं। Thus radiation can be dangerous like a bonfire but at atomic level, यानी ये एटॉमिक लेवल के ऊपर ये डेंजरस हो सकता है बॉनफायर की तरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि why are constantly exposed to the low level of ionizing radiation from various source, what practical step could you take to reduce your exposure to this radiation?
तो इसमें यह है कि टू रिड्यूस एक्सपोजर टू आयनाइजेशन रेडिएशन यू कैन टेक सेवरल प्रिकॉशंस। एक आपको यह है कि टाइम को लिमिट कर दें, यानी जो रेडिएक्टिव सोर्स है उनके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। इसके साथ इंक्रीज डिस्टेंस, उन रेडिएक्टिव सोर्सेज से अपना डिस्टेंस ज़्यादा रखें। यूज प्रोटेक्टिव शील्ड्स का इस्तेमाल करें जिसमें एप्रन्स हैं या फिर वॉल वगैरह, और इसी तरीके से अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ एक्सरे और रेडिएक्टिव डिवाइसेस। Follow safety guidelines in laboratory, hospitals, and industry. These steps help minimize the health risk from everyday radiation. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है। 2026 के फेडरल बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मेटिव टॉपिक में से लिया गया है। तो इसमें यह है कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशन। यानी डार्क मैटर किस तरह हमारी हेल्प करते हैं कि हम समझ सकें यूनिवर्स का स्ट्रक्चर या फिर एवोल्यूशन को। तो इसमें यह है कि डार्क मैटर इज इनविजिबल, जैसे कि नाम से जाहिर है डार्क मैटर है, इनविजिबल है, डज नॉट इमिट लाइट, ये लाइट को इमिट नहीं करता, बट इट हैज मैस एंड एक्सर्ट ग्रेविटी, इसके पास मैस है और इसकी ग्रेविटी भी है। इट्स ग्रेविटी हेल्प होल्ड गैलेक्सीज एंड गैलेक्सी क्लस्टर टुगेदर, यानी इसकी ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो गैलेक्सीज हैं वो होल्ड हुए हैं, इकट्ठे रहती हैं, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट, कि वो एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाती। इट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज इन अर्ली यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है या गैलेक्सीज है वो इसी की वजह से है। और डार्क मैटर आल्सो इफेक्ट द एक्सपेंशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है या एवोल्यूशन है उसमें भी ये असर अंदाज होते हैं। Without it, the absorbed motion of stars and galaxy cannot be explained. इसके बगैर हम मोशन ऑफ जो गैलेक्सी है या स्टार है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डार्क मैटर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि पोलोनियम 209 इज अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन इट। यानी ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसे पोलोनियम हम कहते हैं और इसमें से हमने बताने हैं कि इसका प्रोटॉन नंबर क्या है। तो प्रोटॉन बेसिकली क्या होते हैं, ये जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, विच इज 84। यानी प्रोटॉन बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर ही है, यानी एटॉमिक नंबर हो या प्रोटॉन हो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये कितने हैं हमारे पास 84 है। इसी तरीके से ये जो टॉप पर हमारे पास लिखा है 209, ये बेसिकली न्यूक्लियॉन नंबर है, यानी आप इसको मैस नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये सम होता है 209, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं 209 है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एक बात पता है कि जो मैस नंबर होता है यानी विच इज न्यूक्लियॉन नंबर, वो इक्वल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम, यानी न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में है और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो टोटल मैस नंबर आएगा। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैस नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा, प्रोटॉन उधर जाएंगे, मैस नंबर में से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब इसी को सामने रखते हुए हम लिखते हैं मैस नंबर माइनस प्रोटॉन, तो मैस हमारे पास 209 है और प्रोटॉन हमारे पास 84 है। इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 125। तो अब हमने इसको कंबाइनली लिख सकते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास 84 है, न्यूट्रॉन 125 है और न्यूक्लियॉन 209 है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, वो ये है कि अमरीशियम 241 अंडरगो अल्फा डिके एंड प्रोड्यूसेस एन अल्फा पार्टिकल, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर इट एंड द नेम ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म। यानी ये एक अमरीशियम एटम है और ये अल्फा डिके करता है, दैट मीन अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को निकालता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका क्या नाम होगा ये भी हमने बताना है। तो गिवन में जस्ट हमारे पास एक एलिमेंट है अमरीशियम 241 और अल्फा पार्टिकल जब अल्फा डिके करेगा तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स हैं और जिनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मैस नंबर 4 होता है। तो इस एलिमेंट में से आपने एटॉमिक नंबर डिक्रीज करना है 2 और मैस नंबर डिक्रीज करना है 4, क्योंकि इसके अंदर से हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, यानी बेसिकली 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो 2 प्रोटॉन हीलियम के अंदर होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हीलियम पार्टिकल निकल रहे हैं।
यानी इसमें से 2 प्रोटॉन निकल कर जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन निकल कर जाते हैं, तो मास नंबर डिक्रीज हो जाता है 4। तो अगर हम इसको लिखें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो पहले मास नंबर को देखें, 241 है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, तो टोटल आपने जो मास नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो 4 करना है 241 में से, तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 237। इसी के साथ एटॉमिक नंबर जो बनेगा, न्यू एटॉमिक नंबर बनेगा, वो 95 में से 2 हम माइनस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही है कि बेसिकली हीलियम के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यानी 2 प्रोटॉन निकल कर जा रहे हैं, इस वजह से हम यहां से 2 माइनस कर रहे हैं अमरीशियम में से, तो 93 बन गया। अब क्या हुआ कि ये जो न्यू एलिमेंट बना, इसका एटॉमिक नंबर 93 है और मास नंबर 237 है। अब हमें देखना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 93 है और मास नंबर 237 है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है कि वो नेपच्यूनियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 93 है और मास नंबर 237 है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा है कि शायद आप लोगों को या इवन मुझे भी अब ऐसे याद तो नहीं है कि पूरे पीरियोडिक टेबल को हम याद करें कि उसका किसका एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कुछ शुरू के तो एलिमेंट हमें याद हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, लेकिन ये है कि सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में हमें याद नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है। तो आप जस्ट जो आपके इस कोर्स में है उनकी प्रैक्टिस कर लें, जैसे यूरेनियम है या जैसे अमरीशियम अब आ गया है, तो इन कुछ एलिमेंट्स की कर लें कि जिसमें अल्फा डिके होता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आप अगर एग्जाम में आया तो आप लिखने के काबिल होंगे। तो अब यहाँ देखें कि बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशन जो है, अगर हम इसको इसकी तरफ जाएं तो ये अमरीशियम था, ये इसको हम पैरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और फिर ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, यानी इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया है 2 और मास नंबर डिक्रीज हो गया है 4, और साथ में हीलियम पार्टिकल जो है वो निकले हैं। तो डॉटर न्यूक्लियस कौन सा है? नेपच्यूनियम 237। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जो कि है कि a radioactive substance has a half life of 16 month, in how much time 1/8 of substance will be left। यानी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 16 मंथ है, तो कितने टाइम के बाद 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल लेफ्ट, यानी 1/8 इसका हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले इस ग्राफ को समझें। यहाँ देखें कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और यहाँ ये 100% है, यानी इसके अभी कोई एटम जो है वो डिके नहीं हुआ, लेकिन जो ही हाफ लाइफ गुजरती है, तो हाफ लाइफ का क्या मतलब है? हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये 50% डिके कर जाता है। यहाँ देखिए इसका कलर जो है वो एक्वा है, तो एक्वा हमें ये बता रहा है, एक्वा कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम इसके अंदर 100% है, अभी कोई एटम जो है वो डिके नहीं हुआ। लेकिन जो ही हाफ लाइफ गुजरती है तो हाफ ऑफ इट्स एटम जो है वो डिके हो जाते हैं, और ये जो कलर है वो हाफ रह जाता है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आधे एटम इसके रह गए हैं, आधे एटम डिके कर गए हैं। फिर जो ही सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/4 यानी इसका हाफ हो जाएगा। ये जो हाफ हुआ है ना, हाफ का फिर हाफ आपने करना है। ये देखिए ये जो हाफ पोर्शन है इसका फिर आप हाफ करेंगे तो 1/4 रह जाएगा, बाकी जो है वो सारे एटम इसके डिके हो गए हैं। इसी तरीके से इसका फिर आप हाफ कर ले, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका आपने हाफ करते चले जाना है। यहाँ ये हाफ रह गया था, हाफ का हाफ करेंगे तो n/4 हो जाएगा, इसका फिर हाफ करेंगे तो n/8 रह जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि ओरिजिनल का 1/8 रह जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टाइम तक हमारे पास जो टाइम पास हुआ है वो 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 3 हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 रह जाएगा ओरिजिनल का। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, यहां से आपने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया। तो देखिए यहाँ हमारे पास गिवन में क्या है कि हाफ लाइफ है 16 मंथ है और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 1/8 ऑफ ओरिजिनल, यानी यहाँ पहुंच चुका है ये ओरिजिनल का 1/8 रह चुका है। ओरिजिनल इसके पास लेट्स सपोज अगर 100 एटम्स थे तो इसका 1/8 आप करें 100 का तो कितना बनता है 12.5 बनता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ 100 एटम थे तो यहाँ 12.5 एटम जो है वो बाकी रह चुके हैं। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 1/8 को इन द पावर ऑफ 1/2, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास फार्मूला है वो इस तरह से होना चाहिए, जो 1/8 ऑफ ओरिजिनल है ना, इसको हाफ की पावर कुछ होना चाहिए, यानी ये जो हाफ की पावर होगी ना, तो ये जो पावर हमारे पास होगी, ये जो एक्सपोनेंट होगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ को बताएगा कि कितनी गुजर चुकी है। तो 1/8 ऑफ ओरिजिनल को आपने क्या करना है, इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि 1/2 की पावर n हो जाए। ओरिजिनल को तो हम n नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं,
ये जो आगे लिखा हुआ है ना ओरिजिनल, इसको हमने n नॉट लिखा है, लेकिन 1/8 को आपने 1/2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो 1/2 की जो पावर आएगी ना, वो बेसिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का हमें बता रही होगी। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास था n नॉट 1/8, ये क्वेश्चन से हमने लिया है 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। ये देखिए यहाँ लिखा है इन हाउ मच टाइम 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, यानी सब्सटेंस का 1/8 रह जाए। तो 1/8 ऑफ सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, तो 1/8 को अगर आप एक्सप्रेस करें 1/2 की पावर में, तो यहाँ 2 की पावर 3 आता है, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 आया है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। कि हाफ लाइफ्स यहाँ वैसे देखने से भी हमें पता चल रहा था कि जब नॉट बाई 8 हुआ तो इस टाइम 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी है। ये नीचे आप देख सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन ये होता कि 1/4 जो है वो टाइम 1/4 टाइम के बाद ये कितना सब्सटेंस रह जाएगा, तो यानी कितना टाइम लगेगा, सॉरी, कि 1/4 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट। तो 1/4 जब कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2 की पावर भी में भी एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि n नॉट बाई 16 अगर हमारे पास सब्सटेंस जो है वो बाकी रह गया है तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो n नॉट बाई 16 के लिए हमारे पास 4th हाफ लाइफ पास हो चुकी है। तो यहाँ हमें डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि ये n नॉट बाई 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट हाफ लाइफ को। n नॉट बाई 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड हाफ लाइफ को। n नॉट बाई 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड हाफ लाइफ को। तो इस तरह यहाँ हमने इसको कैलकुलेट भी कर लिया कि ये थर्ड हाफ लाइफ आ रही है। अब कितनी हाफ लाइफ इसमें पास हो चुकी है, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, 16 मंथ है। तो 3 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल टाइम होगा वो हम निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करके, तो 48 मंथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है। वो ये है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 2 माइक्रोग्राम ऑफ मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी मैस हमारे पास 2 माइक्रोग्राम है और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैस एनर्जी इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं जो कि आइंस्टाइन ने हमें बताई है, E इज इक्वल टू mc²। फाइंड द एनर्जी, यानी मैस अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो कितनी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को आपने यहां फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोग्राम। अब माइक्रो प्रीफिक्स से आपको पता है इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहां हमने माइक्रो को रिप्लेस कर लिया 10⁻⁻⁶ और साथ ग्राम में। अब ग्राम को भी हम किलोग्राम में लेकर जाएंगे क्योंकि मैथ्स की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो अगर हमने इसको किलोग्राम में लेकर जाना है तो 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम के। तो यहाँ आप जस्ट ग्राम को जो है वो ब्रेक करके यहाँ खत्म करके इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, 10⁻³ किलोग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ ये ग्राम जो है वो हट जाएगा। यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 10⁻³ और साथ में क्या लिख देंगे, किलोग्राम लिख देंगे। ग्राम क्योंकि इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम के। अब देखिए कि 10⁻³ और -6 पावर सेम है ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो सॉरी, बेसिस सेम है ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इनकी पावर जो होगी, इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। -6 और -3 ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम हो जाएगा। ये भी जस्ट हमने मैस को कन्वर्ट किया है। अब हम यूज करते हैं फार्मूला विच इज E इज इक्वल टू mc²। तो m हमारे पास 2 × 10⁻⁹ है और c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है। तो इसका अगर आप स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का जब हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। इन दोनों को आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 18 × 10⁻7 आता है। अब हमें एक और बात पता है कि अगर हम अपना पॉइंट, ये इसका पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट है जी यहाँ कहीं। अगर नंबर में पॉइंट ना हो तो वो कहाँ होता है, उसके एंड पर होता है। यहाँ पॉइंट है इसका, डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट अगर हम आगे मूव करवाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और ये हमें यहाँ डालना पड़ेगा एक 0। ये भी पॉइंट यहाँ है। तो ये पॉइंट अगर हमें यहाँ से यहाँ मूव करवाना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 यानी -1 लिखेंगे। और साथ में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10⁻7 लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि
अगेन ये हमने पॉइंट यहां से यहां मूव करवाया, तो यहां बीच में हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, जीरो इंसर्ट कर दिया है। ये पॉइंट यहां से यहां गया तो बीच में हमने जीरो, 180 हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और 10⁻7 हो गया है। अब 7 और -1 कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स आपने ऐड करनी है। 6 हो गया, तो 180 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। अगर आप इसको ना भी करें, यहां भी छोड़ दें तो इट्स ओके, आपने कर लिया है क्वेश्चन। जस्ट यहाँ वो एनर्जी पूछ रहा था, लेकिन अप्रोप्रिएट वे होता है किसी चीज को करने का कि वहां आप उसको प्रॉपर आंसर करें। तो 180 मेगा जाउल ये इसकी आ जाएगी, क्योंकि 10⁻6 को हम प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो मेगा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये है कि इन 420 डेज 1/8 ऑफ द पोलोनियम रिमेन अनडिके, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम। तो बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम स्टार्ट में कर आए हैं। आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें भी हमने हाफ लाइफ से रिलेटेड किया था। अब यह दोबारा आ रहा है, तो आप इसको दोबारा से समझिए बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये पोलोनियम एलिमेंट है, और 420 डेज में यानी 420 दिन बाद तकरीबन ये 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन अनडिके। अभी यहाँ देखिए ये 100% है ना, तो 420 दिन के बाद ये 1/8 ऑफ ओरिजिनल रह जाता है। तो 1/8 ऑफ ओरिजिनल कहाँ है, यहाँ है हमारे पास। तो इस दौरान यानी यहां से यहां तक जो इसका सफर है, इस दौरान जो टाइम गुजरता है वो टाइम गुजरता है 420 डेज। आप हाफ लाइफ बताएं। वैसे डायरेक्टली देखकर आपको क्या लगता है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो डेफिनेटली थर्ड हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां देखें कि हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम, एक हाफ लाइफ कितनी होगी ये अभी हमने बताना है, लेकिन यहां तक जो टोटल हाफ लाइफ गुजर चुकी है वो 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब यहां देखें कि 420 डेज है, 1/8 ऑफ द पोलोनियम इज लेफ्ट। तो देखें 1/8 को अगर हम लिखें बिल्कुल वैसे ही 1/8 इन हाफ लाइफ फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 1/8 को हमने एक्सप्रेस करना होगा 1/2 की पावर n में। तो अब यहां देखें कि जब बिल्कुल वैसे ही जिस तरह भी हमने पीछे किया था कि ओरिजिनल का 1/8 लिखा, और इसको अभी हमने हाफ लाइफ में एक्सप्रेस करना होगा, 1/2 की पावर बनाना होगा। तो 1/8 को जब आप बनाएं तो 1/2 की पावर 3 बनता है। दैट मीन 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। यानी यहां लिखा है ना कि 1/8 ऑफ द पोलोनियम अनडिके, तो इस दौरान हाफ लाइफ कितनी पास हो चुकी है, 3 हाफ लाइफ पास हो चुकी है। तो यहां हमने लिखा दिस मीन 3 हाफ लाइफ हैज पास्ड। अब यहां देखें कि जो टोटल टाइम है, अभी हमने पीछे भी इसको किया था, वो इक्वल होता है, जो टोटल टाइम इसको कंज्यूम हुआ वो इक्वल होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ कितनी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ये भी हमने प्रीवियस में भी किया था। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, अभी हमने देखा 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। टोटल टाइम इस दफा हमें बताया कि इस दौरान जो टोटल टाइम गुजरा है वो 420 डेज में 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, तो 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एक हाफ लाइफ का जो टाइम आएगा वो 140 डेज होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 16 ईयर्स, इन हाउ मच टाइम 250 ग्राम विल बी रिमेन अनडिके व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ रेडियम वाज देयर इनिशियली। यानी इसमें हमें यह बताया गया है कि एक रेडियम एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 16 ईयर्स है, यानी 16 ईयर्स के बाद ये आधा रह जाता है। कितने टाइम के बाद, इन हाउ मच टाइम, आपने टाइम कैलकुलेट करना है। 250 ग्राम विल रिमेन, यानी 250 ग्राम बाकी रह जाएगा, जबकि टोटल ये है 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम हमारे पास रेडियम है शुरू में, और वो 250 ग्राम रह जाता है। तो हमने उस टाइम का पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद ये 250 ग्राम जो है वो बाकी रह जाएगा। तो देखिए यहां हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा है और मैस है हमारे पास 1 किलोग्राम इनिशियल मैस है, और रिमेनिंग मैस हमारे पास कितना है 250 ग्राम। तो अब हमने बेसिकली यहां ये देखना है कि हमारे पास कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। यानी देखें कि शुरू में मैस 1000 ग्राम था, तो 250 ग्राम मैस इसका रिमेनिंग रह गया है, तो इस दौरान कितनी हाफ लाइफ गुजरी है ये भी हमने देखना है। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये कितनी फ्रैक्शन इसकी रहती है। ये तो टोटल मैस है ना, अगर हम इसकी फ्रैक्शन निकालें तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें पता चला कि 1/4 रह गया है ओरिजिनल का। तो 1/4 जब रह जाता है तो इस दौरान कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होती है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 1/8 जब अगर ये बाकी रह जाए तो इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ,
1/16 हो जाए तो इसका मतलब है 4 हाफ लाइफ, 1/2 हो जाए तो इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ, और 1/4 हो जाए तो इसका क्या मतलब है 2 हाफ लाइफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। यहां आप इसको कर भी सकते हैं, आप इस 1/4 को 1/2 की पावर में एक्सप्रेस करें तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि 1/4 लिखेंगे, और 1/4 को अगर आप करना चाहें तो 1/2 की पावर 2 लिखेंगे। 1/2 में आप जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पावर इसकी 2 आ जाएगी। तो ये जो पावर है ना बेसिकली ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ का हमें बता रही है। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, जब ये 250 ग्राम रह गया है तो इस दौरान 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 16 ईयर्स, तो 2 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, तो इसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। वन हाफ लाइफ का टाइम 16 ईयर्स है, 1600 ईयर्स है सॉरी, और 2 हाफ कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 32 ईयर्स के बाद ये तकरीबन 250 ग्राम रह जाएगा, शुरू में अगर ये 1000 ग्राम है तो। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ये है कि 3/4 ऑफ इनिशियल मास ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डिके आफ्टर 1 आवर, यानी 1 आवर के बाद 3/4 ऑफ इनिशियल मास जो है वो डिके हो जाता है किसी एलिमेंट का। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स इन मिनट, मिनट्स में आपने हाफ लाइफ बतानी है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन डिके, कितनी फ्रैक्शन डिके हो चुकी है 3/4। तो हमने ये बताना है, हमारा जो फार्मूले लेकर हम चल रहे हैं, ये बच्चे यहाँ मिस्टेक ना करें, इसमें ये है कि जो हमारे पास बाकी रह जाता है उसका भी हमने पता लगाना है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी है, कि ये वो फ्रैक्शन है जो डिके हो चुकी है। तो 3/4 ऑफ इनिशियल मास ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिकेज, यानी 3/4 डिके हो जाता है, तो बाकी कितना रहता है, तो टोटल हम मैस अगर 1 मान लें तो 3/4 उसमें से डिके हो गया, तो बाकी कितना रह गया 1/4 बाकी रह गया। तो अब ये 1/4 आ गया है, तो 1/4 आपने देखा था कि 1/4 के लिए कितनी हाफ लाइफ्स हो, ये आपको वैसे भी पता हो, 1/4 के लिए 2 हाफ लाइफ्स होती है। मैंने स्टार्ट में बताया था आपको ग्राफ से कि 1/8 के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होती है 3, 1/16 के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी 4, तो 1/2 के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है 2 हाफ लाइफ। लेकिन अभी हम इसको देखते हैं, तो टाइम हमारे पास जो इस दौरान हुआ कितना टाइम गुजरा 1 आवर यानी 60 मिनट। तो देखिए अब फाइंड हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 की पावर में एक्सप्रेस हमने करना है इसको, तो 1/2 की पावर n में 1/4 को करना है, तो 1/4 को कैसे करेंगे 1/2 की पावर 2, 2 हाफ लाइफ इसका मतलब है गुजर चुकी है। तो यहां हमने लिखना है कि दिस मीन 2 हाफ लाइफ हैव पास। अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही जो टाइम हमारे पास होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 हाफ लाइफ। तो 1 हाफ लाइफ का अभी हमने टाइम निकालना है, टोटल टाइम हमारे पास कितना गुजरा है 60 मिनट, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी गुजरी है 2, तो 2 को 60 से जाकर डिवाइड कर दें तो एक हाफ लाइफ का टाइम आपको पता चल जाएगा जो कि 30 मिनट होगा। ये क्वेश्चन बस किसी में वो ये हमसे पूछ रहे होते हैं, हाफ लाइफ का टाइम पूछ रहे होते हैं कि एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, किसी क्वेश्चन में वो टोटल टाइम पूछ रहे होते हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप ये सारे क्वेश्चन तरतीब से करें, इंशाल्लाह जब सारे कर लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन खुद भी कर लेंगे। Dear students, next we have question number 8 which is the half life of 210 bismuth is 5 day। एक एलिमेंट बिस्मिथ आइसोटोप्स है और ये इसका जो हाफ लाइफ है इसकी वो 5 डेज है। इफ वी स्टार्ट विद द 64,000 न्यूक्लियाई ऑफ दिस आइसोटोप्स देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ। यानी अब हमारे पास 64,000 न्यूक्लियाई हैं और वो कह रहे हैं कि एक के मंथ बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे, इसका भी हमने पता लगाना है। तो यहाँ गिवन देख लेते हैं, गिवन हमने हमारे पास आइसोटोप्स है 210 बिस्मिथ और हाफ लाइफ इसकी कितनी है 5 डेज है, और इनिशियल न्यूक्लियाई कितने हैं 64,000 हैं, और अगर हम टाइम देखें तो टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम जो है वो 1 मंथ है। 1 मंथ के बाद अभी हमने देखना है, और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं। तो देखें कि यहां हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, बाकी रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने रह जाएंगे वो अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो ये है कि n इज इक्वल टू, जिसकी हम डेरिवेशन भी कर आए हैं, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर
n। ये अभी हमें जो है वो ये फार्मूला अभी हम यूज करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लाई, यानी रिमेनिंग न्यूक्लाई को यहाँ हम n कह रहे हैं और n नॉट क्या है, इनिशियल न्यूक्लाई है, और ये जो स्मॉल n लिखा है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का हमें बता रहा है। अब इस फार्मूला को तो तब हम यूज करें जब हमारे पास डाटा हो। n नॉट तो हमारे पास है, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है वो हमें नहीं पता। ये जो लिखा है ये फर्स्ट हाफ लाइफ का, यानी एक हाफ लाइफ का टाइम लिखा है जो कि 5 डेज है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी गुजरेंगी 30 दिनों तक, तो वो अभी हमें नहीं पता। तो इसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ ये फार्मूला लिखा है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं कि टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ का टाइम चूंकि हमें पता है, इसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे। तो टाइम कितना है, टोटल टाइम को वन हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देना है। तो टोटल टाइम हमारे पास 30 है और एक हाफ लाइफ का टाइम 5 है। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, 6 है। तो अब हमने इस फार्मूला के अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की जगह क्या पुट कर देना है 6, एन नॉट की जगह क्या पुट कर देना है 64,000, और इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखें कि 1/2 की पावर जो है वो ये हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई, और यहाँ हमारे पास 64,000 है। तो 64,000 ये इसको फर्दर किया हुआ है कि 1/2 की पावर 6 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो कितना होता है, 1/64 होता है। तो यहाँ हमने 64,000 के नीचे 64 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 एटम जो है वो बाकी रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे डिके कर जाएंगे 30 डेज के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो ये है कि एन आर्कियोलॉजिस्ट डिग्स अप अ ह्यूमन स्कल एट अ डिग साइट. It was found that the concentration of carbon 14 with a half life of 5,730 years is 25% of its initial concentration. What is the age of the skull? यानी यहाँ हमने एज ऑफ स्कल बतानी है। तो गिवन हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ है कार्बन की जो कि 5,730 ईयर्स है, और इसी के साथ फ्रैक्शन देखनी है तो 25% जो है वो कह रहा है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन रह गई है। तो यहाँ लिखा है ना कि 25% ऑफ इस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी 25% कितना बनता है, 25% आप निकालें, परसेंट को डिवाइड बाय 100 कर दें तो आप निकालेंगे कि 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी, ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि 1/4 जब हमें कहेगा तो हमें पता होना चाहिए कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, 5,730 ईयर्स। तो 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो एज ऑफ स्कल हमने बताना है 1/2 में। आप इसको एक्सप्रेस करें बिल्कुल वैसे ही जिस तरह स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं, तो 1/4 हमारे पास होता है 1/2 की पावर 2। तो 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी है 2, और एक हाफ लाइफ का टाइम 5,730 है। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 11,460 ईयर्स है। वैसे ये क्वेश्चन ना आप लोगों को खुद करना चाहिए था, ये मैंने इधर करवा दिया है, लेकिन ऐसा है कि अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना उनको बिना देखे करें। यानी ये जो सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं, जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना जो गिवन है उनकी स्टेटमेंट लिख लें, उनको खुद करें, और करने के बाद चेक करें कि क्या आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं। वो देख कर नहीं करने, वो खुद करने हैं, और आंसर आपने करना है, मिलाना है। और अगर वहां आपको समझ नहीं आती, आंसर आपका मिल नहीं रहा वैसा, तो आप दोबारा से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझें और फिर जाएं और फिर खुद करें। वो देख कर नहीं करने हरगिज। अगर आप खुद से कर लेंगे तो फिर आप एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आंसर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये है कि द कार्बन 14 कंटेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5,730 ईयर्स ऑफ एन एंशिएंट ऑफ वुड वाज फाउंड to have 3/10 of that in living trees, indicating 70% of the carbon 14 had decayed. How old is that piece of wood? यानी एक कार्बन 14 है जिसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है, और ये कह रहे हैं कि इट वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्रीज। यानी ये देखा गया है कि जो रिमेनिंग फ्रैक्शंस है हमारे पास वो 3/10 है।
तो 3/10 को अगर आप करें तो ये 0.3 बनता है। यहां से भी ये हमें पता चल रहा है कि 70% डिके हो चुका है। इसका क्या मतलब है, 30% रह गया है, और 30% को अगर आप परसेंटेज खत्म करें तो 0.3 ही आएगा। अच्छा, अब देखिए एज ऑफ वुड हमने फाइंड आउट करनी है, तो डिके फार्मूला हम यूज करेंगे, और डिके फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। तो देखिए ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम जो कि डिके हो चुके हैं, ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, n और n नॉट को डिवाइड कर दें, तो ये फ्रैक्शन रिमेनिंग जो होगी वो हमें पता लगाएंगे कि ये रिमेनिंग कितने रह गए हैं और ओरिजिनल कितने एटम थे। इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन रिमेनिंग कहेंगे। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहां हमारे पास आ जाएगा n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, यानी ये नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग है और ये ओरिजिनल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन रिमेनिंग, जो कि 0.3 है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.3 और इज इक्वल टू 1/2 की पावर n लिख देंगे। अब देखिए अब हम यूज करेंगे लॉग की मदद लेंगे, और लॉग की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ n जो है वो पावर में आ चुका है। तो यहाँ अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो मैं यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये मिसिंग है, लॉग 0.3 हो जाएगा, लॉग 0.3 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, आई एम रियली सॉरी ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से ये मसला है। लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेना, आप लॉग से फेमिलियर हैं, मैथ में आप कर कर आए हैं, 1/2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर ये क्या हो जाएगा, n। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो पावर को शुरू में लेकर आएगा, यानी यहां हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 0.3 है ये, नॉट 3, ये 0.3 हो गया है, और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू n, और फिर क्या हो जाएगा, log 1/2 हो जाएगा। यानी बेसिकली log हमने इसी वजह से लिया कि n को जो है ना हम शुरू में लाना चाह रहे थे, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 log कितना होता है, 1/2 को अगर आप डिवाइड करें ना तो ये 0.5 आता है, तो log 0.5 हो जाएगा। अब ये जो log 0.5 है, लेट मी ओपन पॉइंटर, ये जो log 0.5 1/2 0.5 है, और log 0.5 आप log 0.3 के नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे, और इधर क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में हुआ है, यहाँ ये थोड़ा मिसिंग था, इस वजह से यहाँ मैंने कर लिया कि log 0.3 डिवाइडेड बाय log 0.5 इज इक्वल टू n। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, log की वैल्यू लेने लिखी हुई है, तो ये आपके पास आता है 1.7 आता है। तो यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो गुजरी है वो 1.7 है। अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि एक हाफ लाइफ गुजरेगी, 2 हाफ लाइफ गुजरेगी, 3 हाफ लाइफ गुजरेगी, दरमियान का नंबर भी आ सकता है। तो 1.7 हाफ लाइफ गुजरी है। तो देखिए कि टोटल टाइम कितना गुजरा, तो टोटल टाइम का फार्मूला लिखा t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 हाफ लाइफ। तो 1 हाफ लाइफ का टाइम कितना है, 5730 ईयर्स है, और टोटल हाफ लाइफ कितनी गुजरी है, 1.737 गुजरी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो अप्रोक्सीमेटली ये 9950 ईयर्स के बाद जो है वो 50 ईयर्स हो चुके हैं इस वुड को, यानी ये वुड इतनी पुरानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन थे। मैं आपको एक और बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो आपके चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको लाजमी तौर पर करें, और खुद करें, बिना देखे कहीं से खुद करें, और करने के बाद उनका आंसर मैच करें कि क्या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं। और अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं कि हमने वो कर लिए हैं। और ये न्यूमेरिकल्स छोड़ने वाले नहीं हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो लाजमी तौर पर इनको समझिए, इनको करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।